हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में। दरअसल हमें ये बात क्यों करनी है, इस बात के पीछे छुपी हुई है एक सामान्य बात। दरअसल जनरली हम लोग अपने गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस आदि जगहों पर बहुत सारे लोगों को ये सुनते हुए पाते हैं कि अगर कोई नेता किसी मामले में दोषी है, किसी मामले में सजा काट रहा है, तो सजा काटने के बावजूद, वो दोषी होने के बावजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जा सकता है। चुने भी जाते हैं लोग। इतना ही नहीं, हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के जीत भी जाते हैं। कई एग्जाम्पल है, मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे कई लोगों को जानते हो। अगर जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी बातों को। अब दरअसल हमारा आज का मामला कुछ इस प्रकार का ही है कि कैसे ये सब चीजें हो रही है कि एक व्यक्ति जो किसी मामले में दोषी है, वही व्यक्ति हमारी विधायिका में बैठा हुआ है, यानी कि हमारी विधानसभा में, अपनी संसद में बैठ रहा है और जनता के द्वारा चुना जा रहा है। ये थोड़ा सा अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। क्यों ना ऐसा हो कि जो लोग किसी मामले में दोषी पाए गए हैं और लगता है कि हाँ वे लोग राष्ट्रीय हित के कार्य करने के लिए उचित नहीं है, तो क्यों ना उनके ऊपर हम लोग चुनाव लड़ने से आजीवन बैन लगा दें, ताकि अब एक अच्छी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर पाए। ये ना हो कि जब कभी भी संसद तैयार हो रही है या विधानसभा तैयार हो रही है तो हम लोग यहाँ पर ये आंकड़े गिने कि कितने लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, कितने लोग कितने मामलों में जेल काट के आ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक टेंडेंसी भी ये बन चुकी है। लोगों को लगता है कि कोई बदमाश है, ये नेता है, ये नेता है, ये बदमाश है। एक सामान्य धारणा भी हो रखी है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे चलता होगा। तो कुछ ऐसी ही है हमारी ये न्यूज़, जिसको हमने अच्छे से समझना है। फिलहाल अभी न्यूज़ में फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट क्वेश्चंस प्ली फॉर लाइफ ban on convicted politicians says penal punishments are finite। ठीक है, अब दरअसल ये मामला क्या है? तो देखिए, दरअसल मामला जो है, ये मामला शुरू हुआ था वर्ष 2016 में। कब शुरू हुआ था? 2016 में। दरअसल 2016 की कहानी इस प्रकार है कि एक अधिवक्ता साहब है जिनका सरनेम इनको उपाध्याय के रूप में जाना जाता है। A.K. उपाध्याय जनरली लोग उनको कहते हैं, उनका नाम है। ठीक है, अब A.K. उपाध्याय साहब ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई थी, वो पिटीशन मुख्य रूप से संबंधित थी हमारे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के रूप में जानते हैं। दरअसल इस एक्ट को क्यों चैलेंज किया गया या इसके क्या प्रोविजन है जिसको चैलेंज किया गया था पिटीशन लगाकर? तो देखिए, इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार है कि 2016 में जब पिटीशन लगती है सुप्रीम कोर्ट में, तो पिटीशन लगा के ये बोला जाता है कि देखिए जी, हमारे पास में जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उस अधिनियम की दो धाराएं थोड़ी सी गलत हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, यहाँ पर बात आती है धारा 8 और धारा 9 की। अब दरअसल गलत क्यों बोला जा रहा है, तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि धारा 8 में और धारा 9 में दरअसल है क्या। तो देखिए, जो हमारी धारा 8 है, ये धारा 8 हमें ये बताती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ निर्दिष्ट अपराधों के तहत अगर सजा में दोषी पाया गया या मामले के अंदर दोषी पाया गया, वो सजा काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सजा समाप्त करने के 6 साल तक, यानी कि जिस लास्ट दिन उसकी सजा समाप्त हो रही है, उस लास्ट दिन से 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी A to Z हमारा नेता है, चाहे वो नेता हमारे संसद का हो या विधानसभा का हो, मान लीजिए कि वो किसी मामले में दोष सिद्ध पाया गया, यानी कि उसने अपराध किया था, पहले आरोप लगे थे, बाद में अपराध सारे के सारे उसके ऊपर सिद्ध हो गए। अब ऐसी स्थिति में सजा मिल गई, मान लेते हैं हम लोग की सजा मिली उसको 3 साल की, 4 साल की या 2 साल की ही सजा मिली हो, तो सजा तो देखो मिली है, आप दोष सिद्ध हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निर्दिष्ट अपराधों में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ही बोल दिया मैंने, निर्दिष्ट मतलब कुछ खास स्पेसिफाइड जो क्राइम्स है, अगर उनके तहत ही आप दोषी पाए जाते हैं, तो ही आपके ऊपर चुनाव लड़ने से आपको अयोग्य किया जाता है, कुछ समय के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कितने भी साल की उसने सजा भुगती हो, तो क्या होगा कि जैसे ही वो अपने लास्ट डे की सजा कंप्लीट करेगा, तो तुरंत उसके ऊपर 6 साल की बैन की अवधि शुरू हो जाएगी। और ये 6 साल की बैन की अवधि में ना तो वो विधानसभा में चुना जा सकता है, ना ही वो लोकसभा में चुना जा सकता है, मतलब ना तो वो राज्य की विधानसभा में कहीं बैठेगा या विधानमंडल में कहीं बैठ सकता है, और ना ही वो हमारी संसद जा सकता है। पूरी तरह से उसको निषिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन 6 साल की अवधि पूरी करने का तो फिर दोबारा चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, वो चाहे तो मनोनीत हो सकता है, सारे के सारे मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें कुछ हमारी धारा 8 करती है। ठीक इसी प्रकार की कुछ बातें हम लोग देखते हैं कि धारा 9 में भी की गई है। अब हमारी जो धारा 9 है वो ये कहती है कि जब कभी भी कोई भी लोक सेवक भ्रष्टाचार या फिर
राज्य के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करता है, यानी कि आप पहले कह देते हो कि आपको विश्वास ही नहीं है आपके स्टेट के अंदर या आपके स्टेट की जो चीजें हैं, कानून है, नियम है, उनमें आपको विश्वास नहीं है, तो ये निष्ठाहीनता की भावना आप दर्शा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं या फिर आप राज्य के प्रति निष्ठाहीन रहे हैं, ये एक लोक सेवक का मामला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कभी भी उस लोक सेवक को बर्खास्त किया जाएगा तो बर्खास्तगी की तिथि से 5 सालों के लिए उस व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़ने का बैन होता है। कितने के लिए होता है? 5 साल के लिए वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब यहां पर जब ए के उपाध्याय साहब ने पिटीशन लगाई और पिटीशन हमारी संबंधित थी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से, तो ऐसी स्थिति में उनका यहां पर यह कहना था कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर मामले में दोषी पा लिया गया है, उसके बावजूद उसे हमारे देश के कानून चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं। अब देखिए, चुनाव लड़ना आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना निर्णय है, ठीक है। आप चुनाव लड़ने के बाद चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे वो जनता के हाथ की बात है, लेकिन संभावनाएं दोनों हैं, चुने भी जा सकते हैं और हो सकता है कि आपको पूरी तरह से जनता खारिज भी कर दे, पर संभावनाएं दोनों हैं। पर अब यहां पर प्रश्न ये उठ रहा था कि भाई मान लीजिए कि कुछ खास मामलों में व्यक्ति दोषी पा लिया गया, उसके बावजूद वह व्यक्ति जा पा रहा है संसद, या उसके लिए संसद के या फिर विधानसभा के द्वार खुले हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये जो समय सीमा आपने रखी हुई है, चाहे वो 6 वर्ष की हो चाहे वो 5 वर्ष की हो, इस समय सीमा को खत्म किया जाए और लोगों के ऊपर आजीवन बैन लगा दिया जाए, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। आप स्पष्ट तौर पे कह दीजिए कि आप भ्रष्टाचार में दोषी हैं, आप बलात्कार में दोषी हैं, ये सभी चीजें जब कभी भी सामने आती है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई अब वह व्यक्ति आजीवन दोषी है, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति, इस प्रकार के नेचर का व्यक्ति या ऐसे अपराधों में दोषी पाया गया व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि वास्तव में वह व्यक्ति हमारे देश की विधानसभा, विधायिका या फिर हमारी संसद चलाने योग्य है? क्या ऐसे लोगों को हम योग्य मान सकते हैं? क्या ये चीजें ठीक है? तो सबकी अपनी अपनी धारणा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए एक बात देखने वाली है कि जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर धारा 8 की, तो मैंने आप लोग को पहले स्पेसिफाई कर दिया कि निर्दिष्ट अपराध। अब आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि कौन से अपराधों की बात की जा रही है यहाँ पर, या ऐसे कौन से अपराध है जिसमें व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो सजा काटने के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखिए, इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है हम लोग के पास में, ठीक है। तो हमारी जो कंप्लीट लिस्ट है वो क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी का तहत दोषी पाया गया, वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, कभी भी अब कैसे भी पकड़ा गया, ये सब चीजें हम लोग के लिए मैटर नहीं करती, पर रिश्वत का मामला उसके ऊपर सिद्ध हुआ, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति पहले सजा पूरी करेगा, सजा पूरी करने के बाद 6 सालों के लिए उसके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए बैन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में अगर कोई व्यक्ति अपना अनुचित प्रभाव दिखाता है या फिर प्रतिरूपण का अपराध करता है, तो देखिए ऐसी स्थिति में भी वो सजा काट सकता है, सजा काटने के बाद 6 वर्षों का बैन उस पर लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार से संबंधित अपराध सिद्ध हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति भी सजा काटने के बाद 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। पति या रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के प्रति क्रूरता का अपराध करने वाला व्यक्ति, ठीक है, शत्रुता, घृणा या द्वेष उत्पन्न करने या बढ़ावा देने वाला बयान देने वाला कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या उसका ऊपर एक ऐसा अपराध सिद्ध हो गया हो, ठीक। अब ऐसे हमारे अगर नेता होंगे तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ऐसे नेता चुन करके हमारी विधानसभा चलाएं या फिर हमारी संसद चलाएं या हमारे देश की कैबिनेट में जाए। मैं ऑनेस्टली आप लोग को भी रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूं। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि चुनाव हुए हैं और चुनाव में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने नॉमिनेशन भी दर्ज किया है, चुनाव लड़ने के लिए वो तत्पर रहे सभी मामलों में। पर क्या लगता है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए या हमें चुनना चाहिए? हालांकि देखो, वैसे तो पावर अपन लोग के पास ही है, वोट तो हमें ही देना है, पर उसके बावजूद क्या होता है कि सारा काम किसी एक पे डिपेंड नहीं करता, ये जनमत का मामला है और सब मिलजुल करके फैसला लेते हैं। पर क्यों ना ऐसा नियम हो कि इन लोगों को पहले ही रोक दिया जाए। यही सारी बातें जो थी वो पिटीशन में लगाई गई थी, ठीक है, पिटीशन में बताई गई थी। तो रिश्वतखोरी के तहत मान लीजिए दोषी व्यक्ति है, ठीक है, इसके अलावा अनुचित प्रभाव वाला व्यक्ति, बलात्कार संबंधित व्यक्ति या महिला के प्रति क्रूरता करने वाला व्यक्ति, ठीक है, या फिर शत्रुता, द्वेष या फिर घृणा को बढ़ावा देने वाला कोई व्यक्ति अपने बयानों के माध्यम से, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई देखिए सजा भी काटोगे, साथ साथ 6 साल तक आप चुनाव के लिए बैन भी रहेंगे। वही दूसरी खास बात हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ खास अधिनियम है हमारे, अगर आप इन अधिनियमों के तहत भी दोषी पाए जाते हैं तो भी आपके ऊपर चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या शामिल है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1987, धार्मिक संस्थाएं दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1988, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1951, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। वैसे टॉपिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें अधिनियमों की एक अच्छी खासी लिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल गई है ना। चलिए, अब ओवरऑल हम पता लग रहा है कि मामले काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्रॉपरली एक्सप्लेन है हम लोग के पास में कि अगर ऐसे किसी भी मामले में आप दोषी पाए जाएंगे तो भाई देखो, चुनाव लड़ने से 6 वर्ष तक आप लोग अयोग्य रहेंगे फिर प्रॉपरली, ठीक है, आपको चुनाव लड़ने 6 वर्षों के लिए नहीं दिया जाएगा। पर क्या
6 वर्षों की सीमा ठीक है, यही बात जो है वो हमारी पिटीशन में कही गई। अब पिटीशन के अंदर जो प्रश्न था वो प्रश्न यही था कि क्या ये 6 वर्ष की जो अवधि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या इस 6 वर्ष की अवधि के तहत सभी चीजें कंप्लीट करना बिल्कुल ठीक है? क्यों ना ऐसा हो कि इस 6 वर्ष की अवधि को हम लोग आजीवन कारावास में आजीवन बैन में बदल दें। ठीक है, हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए जी, अगर आप दोषी हो गए हैं, आपने कोई अपराध कर लिया है, वो सिद्ध भी हो गया, तो आप कभी भी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकते। यही मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग तो 2016 में की गई थी और देखिए फिलहाल 2025 चल रहा है। ठीक है, 9 वर्ष का समय तो ऑलरेडी बीत चुका है पिटीशन लगाए हुए। तो यहाँ पर एक कमी हमें दिख रही है कि हमारा जो न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका थोड़ी सी स्लो है ना, बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है। अपने अपने व्यूज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। अब दरअसल जब ये मामला पूरी तरह से सुना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि भाई आप जवाब दो, आप अपनी बातें प्रस्तुत करो। तो अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से दर्ज किया गया यहाँ पर एक हलफनामा। ठीक है, सुनवाई जो की जा रही है वो की जा रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता साहब और उनके साथ में है जस्टिस मनमोहन। तो इन दोनों ने ही सारी सुनवाई करी। अब जब केंद्र सरकार से बोला गया कि भाई इस कानून पर जवाब दो, जवाब क्या है आपका, क्योंकि अधिनियम जो है वो उसकी जिम्मेदारी तो संसद की ही है, संसद ही अधिनियम वगैरह बनाती है। तो ये जो प्रावधान हम सुन रहे हैं, जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, ये धाराएं सुन रहे हैं, क्या ये चीजें वास्तव में ठीक है? क्या इसको हम लोग आजीवन बैन में बदल सकते हैं या फिर 6 वर्ष की अवधि ही ठीक है आपके हिसाब से? आप बताइए जरा। तो देखिए, जब हमारी सरकार ने यहाँ पर जवाब दिया, सरकार ने पहली बात तो यहाँ पर जवाब देते हुए ये बताया कि देखिए जी, हम मान लेते हैं कि व्यक्ति अपराध करता है, ऐसा तो नहीं है कि अपराध नहीं करता, अपराध लोग करते हैं और ये चलता है, ये टेंडेंसी है। पर अपराध के लिए सजा देना, चीजों को सुधारने का मौका देना, ये हमारे देश के नियम और कानूनों के तहत शामिल किया जाता है। अब देख लीजिए कि मानते हैं हम लोग कि किसी नेता ने कोई अपराध किया, वो सिद्ध भी हो गया, अब उसके लिए 6 वर्ष का बैन है यहाँ पर। अब आप ये कहें कि इसको आजीवन बैन कर दिया जाए, तो क्या ये तर्क संगत है? क्योंकि अधिकतम सजा जो हम दे सकते हैं इस पूरे मामले में वो आजीवन ही है, आजीवन बैन ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो क्या किसी मामले में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आजीवन सजा दे देना या फिर हम उसको अधिकतम सजा दे रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से न्याय संगत मामला कहलाएगा? क्योंकि जब कभी भी संसद किसी भी प्रकार के आपराधिक कानूनों पर विचार करती है और सजा का प्रावधान करती है, तो यहाँ पर अनुपातिकता और तर्कसंगतता दोनों के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में मामलों के अंदर अगर हम लोग अधिकतम सजा पे ही फोकस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। थोड़ा सा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच हम लोग को चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। वर्तमान में जो 6 वर्ष की हम लोग बैन लगा रहे हैं, 6 वर्ष की बैन है प्रॉपर न्याय संगत मान सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष के बैन को हम लोग गलत मानते हैं या चीजें जो है वो हमारे अनुरूप नहीं है। 6 वर्ष का बैन पूरी तरह से ठीक है और व्यक्ति ने गलती कर दी थी, हो सकता है कि जब अगली बार वो चुन करके आए तो वो अच्छे से काम करे, चीजों को प्रॉपर करे। ठीक है, आपके पास जो व्यक्ति पिटिशनर है उसका ये कहना है कि ये मामला असंवैधानिक है। आप असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो इसके तहत संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है कि कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। तो संसद जब कभी भी किसी भी मामले पर कानून बनाती है तो कानून बनाते समय हमें सभी उचित तथ्यों पर विचार करना होता है, हमें तर्क संगतता की जांच करनी होती है, उसके तहत ही सभी चीजें निर्धारित होती है। और 6 वर्ष का बैन अपने आप में पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये गलत है। ना इसको हम लोग बहुत अधिक मान सकते हैं और ना ही इसको हम लोग बहुत कम मान सकते हैं। एक बैलेंस अप्रोच मानी जाए तो बिल्कुल वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। हालांकि इसके बावजूद अगर कभी ऐसा लगता है कि संसद ने कोई गलत कानून बनाया है तो न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। आप न्यायिक समीक्षा कीजिए और आप बताई दीजिए कि ये असंवैधानिक है और आप निष्क्रिय भी कर सकते हैं कि आपको इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान दिख रहा है या नहीं, आप इसका जवाब भी दे दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि अगर कभी भी हम किसी भी कानून पर चर्चा करें तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्हें अलग अलग कानूनों के अंदर बातें ठीक नहीं लगती होगी। किसी को बलात्कार से संबंधित प्रावधानों पर आपत्ति होगी, किसी को रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों पर आपत्ति होगी, किसी को भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधानों पर आपत्ति होगी, किसी को मादक पदार्थों से संबंधित प्रावधानों पर आपत्ति होगी। सबको लगता होगा कि सजा कम है, सजा ज्यादा है, सब लोग अपने अपने विचार रखते होंगे। लेकिन संसद को एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर लेकर के चलनी पड़ती है। और कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा महसूस किया जाए कि सजा जो दी जा रही है वो सजा ठीक नहीं है, दी जाने वाली सजा ठीक नहीं है, इस सजा को बढ़ाया जाना चाहिए, सजा को घटाया जाना चाहिए, तो एक व्यक्ति के तर्क पर हम सभी मानकों पे आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ जरूरी है कि हम लोग सभी सिद्धांतों पर विचार करें और उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करें। कोई व्यक्ति कल को आएगा, वो फिर याचिका लगाएगा, वो याचिका लगा के ये कह देगा कि जी आजीवन कारावास तो ठीक नहीं है, सजा को कम करो, तो क्या फिर दोबारा बदला जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ताओं की बातें सुन करके किसी प्रकार के कानून में बदलाव कर देना, ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे देश में ये व्यवस्था निर्धारित पहले ही कर दी गई है कि कानून बनाने का अधिकार संसद में निहित होगा। तो संसद सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाएगी, ये संसद की जिम्मेदारी है। दूसरी खास बात, ना तो न्यायपालिका का ये क्षेत्राधिकार है और ना ही ये क्षेत्राधिकार है किसी याचिकाकर्ता का कि वो याचिका लगा करके सरकार को ये निर्देश दे कि आप पर्टिकुलर इस तरह से ही कानून बनाएं।
ये कभी भी हमारी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पहले जो संसद में चुने गए लोग हैं वो सभी चीजों पे देख करके विचार करके ही आगे बढ़ते हैं। तो पर्टिकुलरली याचिका के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं जाएंगे, किसी एक की बातों को सुनकर के कानूनों को नहीं बदला जाएगा, और जो हमारी चीजें रहेंगी वो अपने अकॉर्डिंग रहेगी। हाँ, संवैधानिक मूल्यों का कभी अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं या फिर असंवैधानिक कार्य करते हैं, तो बिल्कुल उससे जुड़ी हुई पावर जो है वो न्यायपालिका के पास है। लेकिन न्यायपालिका सरकार को ये आदेश दे कि आप कुछ खास तरह से कानून बनाइए या आप इस याचिका की तरह से कानून बनाइए, तो देखिए ये बिल्कुल भी हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी हमेशा। तो केंद्र सरकार ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, बेशक याचिका को लेकर के चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है कि देखिए 6 वर्षों का बैन जो है वो बिल्कुल अपने आप में ठीक है। इससे संबंधित एक पुराना मामला है, मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में। आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि इनके जीवन में भी ना ऐसी एक घटना आई थी जब इन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने से 6 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया था। क्यों किया गया था? तो देखिए, जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के बाद जो इनके सामने प्रतिद्वंदी थे, तो उन्होंने ही हार के बाद में 45 दिनों के तहत हमारे पास एक नियम है कि हम एक चुनाव याचिका लगा सकते हैं। चुनाव याचिका जो होती है वो सीधा हाई कोर्ट में लगती है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी थी चुनाव याचिका इनकी। अब जब याचिका लगी थी तो उस समय ये देखा गया कि कई इनके ऊपर आरोप लगे। जो मुख्य आरोप था वो भ्रष्ट कदाचार का था, यानी कि आपने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत अपराध किया है, और 123 के तहत जो बातें हैं वो भ्रष्ट कदाचार की होती है, भ्रष्ट आचरण की होती है। ठीक है, तो भ्रष्ट आचरण की जो बातें थी वो माना गया कि आप उसके तहत दोषी है। भ्रष्ट आचरण क्यों माना गया? ये माना गया कि आपने अपने चुनाव में प्रशासन का इस्तेमाल किया, प्रशासन ने आपको सभी चीजों में सहयोग किया, आपके लिए चीजें मैनेज की। तो ये सारे आरोप जो थे वो लगाए गए थे इंदिरा गांधी के ऊपर। तो जब ये सभी चीजें सिद्ध हो गई थी तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इन्हें 6 सालों के लिए कह दिया था कि आप चुनावी प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप ऐसे महत्वपूर्ण पदों को 6 वर्षों के लिए धारण नहीं कर सकते, आपको पद छोड़ने होंगे, आपको दूर रहना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद ही हमारे देश में आपातकाल भी लगा दिया गया था। तो सोचिए, जब इतने बड़े नेता को भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी माना जा सकता है, तो ये लोग आप लोग समझ सकते हैं कि ये कानून सभी के लिए बराबर है, किसी के साथ में भी ये भेदभाव नहीं करता। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी आप लोग के अपने क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में हमारे देश में इस वजह से बनाया गया था ताकि हमारे देश में हम लोग एक अच्छी चुनावी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, कानून है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है चुनावी प्रक्रिया के तहत, ये सारे नियम हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में कुछ खास चीज़ें हमारे सामने लेकर के आया है। तो बस फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। लेकिन फिलहाल आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।